अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल हो चुके हैं और अमृत जैसा दूध देने वाली हमारी गौ माता को एक तरफ काटा जा रहा है। राजनीतिक लोग धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भारत की जनता है उसके मन में धर्म इस समय प्रमुखता से छाया हुआ है। और उस गाय की हत्या जब तक इस देश में हो रही है तब तक सब राजनीति बेकार है। भाई नशा जो है सरकारें शराब पिला रही हैं। हमारे यहाँ कई लोग कहने लगे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या बनाओगे? मैंने कहा हाँ जी ठीक है। हमने कहा इस समय कौन से काम में लगे हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने थाने को नक्सली थाना घोषित करवाने में लगा हूँ। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले उससे भत्ते बढ़ जाएंगे हमारे। देखिए छत्तीसगढ़ तो हमारा घर ही है। यहाँ तो हम आते ही रहते हैं और आज भी आए हैं। बेमेतरा ज़िले में सपाद लक्षेश्वर धाम के नाम से 1.25 लाख शिवलिंग का मंदिर बन रहा है, तो उसके कार्य की प्रगति देखना है। और साथ ही साथ कवर्धा ज़िले में कुछ आयोजन हो रहे हैं, उनमें भाग लेना है। बेमेतरा ज़िले में भी कुछ आयोजन है, उनमें भी भाग लेना है। और यहाँ पर नई सरकार बनी है, उसको शुभकामना देते हुए उससे अनुरोध करना है कि गौ माता को राज्य माता घोषित करे ताकि हम गौ भक्तों के साथ न्याय हो सके। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल हो चुके हैं और अमृत जैसा दूध देने वाली हमारी गौ माता को एक तरफ काटा जा रहा है, तो ये बड़ी विडंबना है। हम चाहते हैं कि ये विडंबना समाप्त हो और इसके लिए छत्तीसगढ़ पहल करे। तो सर हमारा की लेकिन जो गौ माता है वो अन्य राज्यों में ज़्यादा अनसेफ है, ज़्यादा दूसरे राज्यों में ज़्यादा काटा जाता है। वहाँ ठीक है, जहाँ उसके प्रति अत्याचार ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे और वहाँ पर भी जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है उसके बारे में संघर्ष किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर पहले से गौ भक्ति है, आपके छत्तीसगढ़ में तो सदा से गौ भक्ति रह रही है। ये गौभक्त प्रदेश है, यहाँ पर गाय के प्रति अन्याय नहीं होता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर उनके सम्मान को कानूनी रूप से संरक्षित किया जाए। और इसीलिए चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार उनको राज्य माता, छत्तीसगढ़ राज्य की माता घोषित करे ताकि राष्ट्र माता घोषित करने में केंद्र सरकार को सुविधा हो। पिछले कुछ समय में धर्म में राजनीति का प्रयोग और कटुता, वैमनस्यता जो बढ़ी उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए राजनीतिक लोग अपने लाभ के लिए जो भी मुद्दा लोगों के मन में होता है उसका प्रयोग करते हैं। राजनीतिक लोग धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भारत की जनता है उसके मन में धर्म इस समय प्रमुखता से छाया हुआ है। धार्मिक मामले उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं, इसीलिए राजनीतिक लोग उसका लाभ लेने के लिए धर्म का प्रयोग अपनी राजनीति में करते हैं। लेकिन धर्म का प्रयोग तो सद्भाव के लिए होना चाहिए, वैमनस्यता और कटुता उसके माध्यम से नहीं, वो धर्म ही नहीं है। देखिए जहाँ वैमनस्यता फैले, कटुता फैले, विद्वेष फैले, अलगाव जारी हो, इसका मतलब है कि वो धर्म ही नहीं है। धर्म तो सीमेंट है, दो ईंटों को जो आपस में टकरा रही होती हैं उनको जोड़ करके एक बनाने का काम करने वाली वस्तु है। ये अगर ऐसा हो रहा है, विद्वेष फैल रहा है किसी कारण से, तो वो धर्म नहीं है, धर्माभास है, माने धर्म के नाम पर अधर्म है। छत्तीसगढ़ में भी प्रभु राम के नाम पर राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस की सरकार थी तो राम पथ बनाए, उसके बाद मूर्ति को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जो प्रतिमा बनाई गई थी कौन सी? राम भगवान की जो कौशल्या माता में राम मंदिर है, राम की मूर्ति नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए। प्रभु राम की जो मूर्ति की स्थापना हुई थी, जैसे कौशल्या मंदिर है चंदपुरी में, वहाँ पर उसका जो रूप है वो अच्छा सही नहीं बनाया गया है। रूप जैसा फॉर्म में दिखना चाहिए वैसा नहीं है। राजनीति शुरू हो गई, सरकार बदलती है, भगवान को लेकर, राम को लेकर राजनीति बदल जाती है। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि जिस समय देवता की प्रतिष्ठा होती है उसी समय जो मूर्ति होती है उस पर विचार होता है। एक बार प्रतिष्ठित हो जाने के बाद फिर हम श्रृंगार करके जो कोई कमी भी है तो उसको दूर कर देते हैं। और भगवान तो जहाँ विराजमान हो जाते हैं तो उनका तो सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जहाँ भगवान विराजमान हो जाएंगे वहाँ सौंदर्य ही सौंदर्य होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर विराजमान भगवान के अंदर कोई सौंदर्य नहीं देख पा रहा है तो उसकी अपनी आंखों की ही खोट कही जाएगी। चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से सरकार देखते हैं? और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव भाई चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहे हो, प्रदेश वाले भी देश वाले भी। हम किसी पार्टी को ध्यान में रख करके नहीं बोल रहे हैं,
हम चुनाव को ध्यान में रख कर के बोल रहे हैं और अपने हिंदू भाइयों को, सनातन धर्मियों को ध्यान में रख कर के बोल रहे हैं कि गौ माता का मुद्दा हमारा बहुत पुराना मुद्दा है। हमारे जाने कितने लोगों ने गौ माता के लिए अपना बलिदान किया है। देश की आज़ादी भी गौ माता के लिए हुई थी, क्योंकि मंगल पांडे से जब कहा गया कि कारतूस मुंह से ढक्कन निकाल करके खोलो, उसमें गाय की चर्बी थी, उसने मना कर दिया। तो गाय की चर्बी से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ भी क्रांति हुई थी। गाय का बड़ा योगदान है और उस गाय की हत्या जब तक इस देश में हो रही है तब तक सब राजनीति बेकार है। इसलिए अब हम लोगों ने तय किया है, अभी गौ संसद करके हम प्रयाग से चले आ रहे हैं। 6 फरवरी को वहाँ पर विराट गौ संसद हुई है, उसमें प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो व्यक्ति गाय के हत्या से किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है उसको हम हिंदू कहना बंद करेंगे, उसके साथ संबंध समाप्त करेंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये कहा है कि गौ हत्यारी पार्टियों को जो जनता, हिंदू जनता वोट देगी वो भी गौ हत्या के पाप की भागी नहीं होगी। इसलिए चुनाव के पहले हम सभी राजनीतिक दलों से, जो भी भारत में चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि ये शपथ पत्र दीजिए कि अगर आप सत्ता में आए तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि भारत से गौ हत्या के कलंक को, हम हिंदुओं के माथे से गौ हत्या के कलंक को मिटाएंगे। अगर ये कर सकते हैं तो स्वागत है, और नहीं तो हम समझेंगे कि आप हमारे विरोधी हैं। इस समय लेकिन सारे मुद्दे राम मंदिर और अयोध्या के सामने गौण नहीं हो गए हैं, क्योंकि देखिए मुद्दा की बात यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा है गौ हत्या। ये बड़ा कलंक है। वेदों से लेकर पुराणों तक, धर्मशास्त्रों तक, हमारी परंपरा तक आप उठा लीजिए भारत का इतिहास, गाय हमारे केंद्र में रही है। गोषु भक्तिर दृढ़ायस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकारम मूल मंत्रम च सवै हिंदू रीति स्मृतः। हिंदू होने की पहचान कई हैं, उनमें से 3 प्रमुख पहचान में से पहली पहचान है गौ माता के प्रति भक्ति। गोषु भक्तिर दृढ़ायस्य, जिसकी भक्ति गौ माता में दृढ़ होती है वही हिंदू होता है। और हम हिंदुओं का शासन हो गया। हमारे यहाँ कई लोग कहने लगे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या बनाओगे जब तक गाय की हत्या इस धरती पर हो रही है? ये हिंदू देश कहा जाएगा? तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि गौ हत्या बंद हो। इसलिए इस चुनाव में, जो आने वाला चुनाव है, सारे मुद्दे एक तरफ हैं, गौ हत्या सबसे बड़ा मुद्दा है। और हम किसी हालत में इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि आगे की जो सरकार बनेगी वो गौ हत्यारी हो। गौ हत्यारों को सत्ता देने का मन अब हिंदुओं का नहीं है। ज्ञानवापी में और इसी तरह की जितनी भी वापियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे साथ अत्याचार हुआ है, वहाँ वहाँ हम फिर से जाएंगे और जा कर के अपनी पूजा अर्चना आरंभ करेंगे। ये हिंदुओं का अपना अधिकार है। हमारे ऊपर अत्याचार कर दिया, जब तक हम नहीं बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, बोलेंगे तो हमारी ये अपनी शक्ति है। हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने पुराने स्थानों को पुनः वापस लें। इसमें खराबी क्या है? एक सवाल और है कि नशा एक सामाजिक बुराई पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई अभियान चलता दिखाई नहीं दे रहा? भाई, नशा जो है, सरकारें शराब पिला रही हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गई थी। सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, तो सरकार अपने खर्चों के लिए नशे जैसी चीज़ को, जिसके कारण अपराध बढ़ता है, उसको बढ़ा रही है। तो सबसे पहले तो सरकार बंद करे, उसके बाद दूसरों से बात करेंगे। एक आपने अपना घर कहा, छत्तीसगढ़ में एक जिज्ञासा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की घटनाएं पिछले कुछ महीनों में फिर से बढ़ी है, तो क्या इसका समाधान किस रूप में आप देखते हैं, कैसे हो सकता है? देखिए, जो नक्सली हैं उन नक्सलियों से पहले तो परायापन हटाना पड़ेगा और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनको मुख्य धारा में सम्मिलित करना पड़ेगा। साथ ही हमको बताया गया, हम एक आप ही के छत्तीसगढ़ में एक जगह पे गए थे, तो वहाँ के इंस्पेक्टर आए, तो हमने पूछा कि और क्या हो रहा है, सब ठीक है? उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। हमने कहा इस समय कौन से काम में लगे हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने थाने को नक्सली थाना घोषित करवाने में लगा हूँ। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले उससे भत्ते बढ़ जाएंगे हमारे। तो कहीं कहीं लोग नक्सलवाद को बढ़ावा भी दे रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में इन चीज़ों को हतोत्साहित करना पड़ेगा और संवाद स्थापित करके उनके मन में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा, और उनको जो भड़काने वाले नेता हैं उनके ऊपर कड़ाई करनी पड़ेगी। देश में जातिगत जनगणना की बात की जाती है, क्या समाज को बांटने की कहीं ना कहीं इस पे बात सामने आती? जातिगत जनगणना, बात यह है कि जातिगत जनगणना क्यों, जातिगत जनगणना क्यों कराना चाहते हैं, ये बताइए। आप एक तरफ कहते हैं कि हम भारत के निवासी सब एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं, भारत के रहने वाले हम सब एक हैं। तो जब एक हैं
तो उनको व्यक्तिगत रूप से अपनी जाति कोई मान रहा है मानने दो, उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, विवाह संस्कार आदि कर रहा है, उसको करने दो। ये राजनेताओं को राजनीतिक जनगणना करनी क्यों है? क्योंकि जाति की राजनीति इनको करना है, धर्म की राजनीति एक कर रहे हैं, एक को जाति की राजनीति करना है। तो ये जो राजनीति है ये ठीक नहीं है। व्यक्तिगत उन्नयन के लिए जातियां हैं, अपने स्वयं के अभिमान के लिए हैं, ताकि हमारा पतन ना हो, उसके लिए जातियों का निर्माण किया गया है। राजनीति करने के लिए जातियों का निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए राजनीतिज्ञों के कारण जातिगत जनगणना उचित नहीं है, ऐसा हमारा कहना है। धन्यवाद सर।